नमस्कार साथियों। और क्या हाल चाल है। स्वागत है हमारा हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। कुछ की पॉइंट हम आपको बता दें। यहाँ पर हिंदी रटाई नहीं सिखाई जाती है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जो कि पेपर के लिए जरूरी है। प्रतिदिन एक वीडियो आता है। नए नए लोग जो भी हैं वो 10 से 15 दिन देखें, समझ में आने लगेगा। परीक्षा कहीं की हो, हिंदी यहीं से आएगी। लगभग आप 85 से 90% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे जितना कठिन पेपर हो। अगर जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अर्धमागधी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हिंदी भाषा है, बताइए। उससे पहले हम आपको कुछ व्याख्या कर दें। देखिए, अर्धमागधी जो होती है, अपभ्रंश कितने होते हैं? अपभ्रंश होते हैं 3। टोटल अपभ्रंश कितने हैं? टोटल अपभ्रंश है 3। अर्धमागधी, मागधी और सौरसेनी। ये 3 अपभ्रंश हैं। अर्धमागधी को ही हम लोग पूर्वी हिंदी कहते हैं। पूर्वी हिंदी भी कहते हैं इसी को। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको हम लोग बताते हैं। अर्धमागधी अर्धमागधी की 3 भाषाएं होती हैं। इसमें अर्धमागधी के ही अंदर पूर्वी हिंदी आती है, जैसा कि अभी बता चुका हूं मैं। पूर्वी हिंदी आती है। अर्धमागधी में टोटल 3 भाषाएं होती हैं। नंबर 1 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी होती है। इसी में अब हम लोग बात करते हैं मागधी की। ये अर्धमागधी की बात हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं मागधी की। मागधी में बिहारी हिंदी आती है। और ये तो थी दूसरे नंबर की। और तीसरे नंबर में है सौरसेनी। सौरसेनी को हम लोग पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आ गई? जैसे कौरवी है, हरियाणवी है, कौरवी है, राजस्थानी है। ये सभी पश्चिमी हिंदी में आ गई हैं। तो चलिए अब आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसमें सही कौन सा है। मैंने क्या बताया? अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाल में कुछ काला है, कुछ शब्द में सर्वनाम क्या है? कुछ शब्द में सर्वनाम क्या है, बताइए। कुछ क्या है? कुछ, देखिए कुछ का मतलब होता है
पहले हम आपको सर्वनाम बता दें। सर्वनाम टोटल होते हैं 6। नंबर 1 पे होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरे पे अनिश्चयवाचक, और तीसरे पे होता है निजवाचक, एक होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक ये 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होता है पुरुषवाचक, और 6 हो गया प्रश्नवाचक। निजवाचक में जहाँ अपना, तुम आए। अनिश्चयवाचक जैसे कोई कुछ आ जाए जहाँ। और निश्चय में जो चीज निश्चित हो, यह वो है, वह वहां गया है, यह वह करके आ जाता है। और अनिश्चय में कोई कुछ आता है, ये रहा निजवाचक। निजवाचक में तुम आ जाए, आप आ जाए। संबंधवाचक में जो सो आता है। पुरुषवाचक में मैं, तुम, हम आता है। और प्रश्नवाचक में आता है कौन, किया, कैसे, यहाँ में क्वेश्चन मार्क आता है। तो मैंने आपको बताया तो ये टोटल सर्वनाम 6 हो गए। और यहाँ पे जो कुछ लगा हुआ है, कुछ कौन सा है, कुछ है अनिश्चयवाचक। चलिए आपको समझा, आगे बढ़ते हैं। कुछ है अनिश्चयवाचक, कुछ हो गया अनिश्चयवाचक। अच्छा, कुछ विशेषण भी होता है। कुछ कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है, और कुछ विशेषण को भी कहते हैं। जैसे कुछ फल दे दो, तो यहाँ पे ये फल की विशेषता बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तद्दत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अच्छा, अब देखिए प्रत्यय की बात कर लें पहले हम लोग। प्रत्यय होते हैं, 1 नंबर होता है कृत प्रत्यय, 2 नंबर होता है तद्दत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में लगता है, और तद्दत प्रत्यय देखिए संज्ञा में लगता है, एक सर्वनाम में लगता है, और विशेषण में लगता है। ये 3 जगह लगता है। ठीक है, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3 जगह लगता है। अब बताइए, इसमें कह रहा है तद्दत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, मतलब जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में ना लगाओ। देवी, अच्छा प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, ये आखिर में प्रत्यय लगते हैं। जैसे देव से देवी बना है, देव संज्ञा है। गर्म विशेषण है, जैसे गर्म चाय लाओ, गर्म खाना लाओ, गर्म से गर्मी बना है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है, विशेषण है। तेली तेल से बना है, तेल संज्ञा है। बोली, बोली देखिए क्रिया है, कैसे, वह बहुत बोलता है, यानी कि बोलना जो है एक क्रिया है। तो यहाँ पे ये आंसर अपना ये सही होगा। और सॉरी, चलिए बताते हैं आपको। और ये कृत प्रत्यय है, बोलना क्या है, कृत प्रत्यय है। ये कृत प्रत्यय है, बाकी वो तद्धित प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु क्या होता है? ऋजु का मतलब होता है सीधा या सरल। जैसे कहते थे हम लोग मैथ जब पढ़ते थे, एक सीधी रेखा खींचो या ऋजु रेखा खींचो। ये सीधी रेखा को ही ऋजु कहते हैं। और वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ऐसे ऐसे करके करते हैं या ऐसे ऐसे होता है, ये वक्र हो गया। चलिए और आगे इसमें कुछ है नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है। हार्दिक इच्छा, कामना मतलब चाहना, ये तो होगा नहीं, ये सिंपल है। वांछा कुछ होता नहीं, इच्छा एक इच्छा होती। अभिलाषा, ये प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा को अभिलाषा कहते हैं। अभी प्लस आशा, ये अभिलाषा हो गया, मतलब तीव्र इच्छा, इसको तीव्र इच्छा कहते हैं। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। काली परछाई से नन्हा बालक डर गया। बताइए इसमें से कौन सा कारक है? तो टोटल कारक बताए थे आपको, 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, यही सब होते हैं। उन्हीं में से कारक पूछता है। टोटल कारक कितने होते हैं? देखिए, नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे ये हो गया, 3, 4, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, बचा हुआ है ऐसे ही। कुल मिला के कारक कितने होते हैं? 8। अपादान जो होता है कितनी जगह आता है? अपादान का भाव होता है 3 जगह आता है। नंबर 1, जहाँ पे अलगाव का भाव हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नंबर 2, भय, जहाँ पे भय लगता हो, भय उससे डरता है, उस भय, जैसे भय उससे डर गया, भय हो गया। और नंबर 3, तुलना, जहाँ पे तुलना की जाए, जैसे राम मोहन से सुंदर है, नेहा रीमा से सुंदर है, अच्छी है, ये तुलना। ये 3 जगह पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे डर गया, डर का भाव है, तो यहाँ पे अपादान होगा। संप्रदान के लिए लगता है कर्म को आता है, जहाँ पे करण से या के द्वारा जहाँ पे आता है वहां पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनूढ़ा शब्द का अर्थ अनुरूप सही विकल्प है। मतलब अनूढ़ा का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम आपको व्याख्या बताते हैं। एक शब्द होता है ऊढ़ा। ऊढ़ा तक का मतलब होता है विवाहित स्त्री। ऊढ़ा का मतलब विवाहित स्त्री। फिर इसमें जब हम लोग लगा देते हैं, एक सेकंड, नया ले लेते हैं पेज। ऊढ़ा विवाहित स्त्री बता देते हैं। अब जब इसमें लगा देते हैं अन प्लस ऊढ़ा, तो ये बनता है अनूढ़ा। अनूढ़ा मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ, अविवाहित स्त्री। एक से बनाते हैं हम लोग प्र प्लस ऊढ़ा, ये हो जाता है प्रौढ़ा। ये होता है वृद्ध स्त्री। फिर एक लगा बनाते हैं हम लोग नव प्लस ऊढ़ा, ये हो जाता है नवोढ़ा।
मतलब नई विवाहित स्त्री, मतलब नई दुल्हन जो भी कह लो आप, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर लगा लीजिए। मतलब अनूढ़ा मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ, अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री को हम लोग अनूढ़ा कहते हैं। और ऊढ़ा, ऊढ़ा महिला खाली, विवाहित स्त्री खाली ऊढ़ा होता है। और परित्यक्ता होता है जो, जिसको उसके पति ने छोड़ दिया हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। घर शब्द है, देखिए घर जो है दो तरीके का है। एक तो ये रूढ़ भी है और दूसरा तद्भव भी है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं इसको हम आगे बताएंगे, आगे स्लाइड में एक इसके संबंधित क्वेश्चन है। और तद्भव क्यों है, इसका घर तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, ग्रह। ठीक है। और तो इसका यहाँ पे आंसर होगा तद्भव। अभी ये रूढ़ और योग रूढ़, योग रूढ़ आगे हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं, एक क्वेश्चन है। अब बताइए आर्ष एवं मुख शब्द का विलोम संगत है। आर्ष क्या है, देखिए आर्ष कैसे बना है, ऋषि से। ये ऋषि से बना है। ऋषि क्या है, संज्ञा है। और इसका विशेषण है आर्ष। ऋषि का विशेषण है आर्ष। मुख, मुख है तत्सम, तो मुख का तत्सम विलोम। एक एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, विलोम या पर्यायवाची हमेशा तत्सम का तत्सम होगा और तद्भव का तद्भव होगा, विशेषण का विशेषण होगा। बिल्कुल ऐसे होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। अगर तत्सम विलोम होगा तो उसका तत्सम ही वो होगा, और तद्भव होगा तो तद्भव ही होगा, और संज्ञा होगी तो संज्ञा का ही वो होगा, चाहे पर्यायवाची चाहे विशेषण। मुख क्या है, तत्सम है, तो इसका विलोम क्या होगा, पृष्ठ। और तद्भव क्या होता है, पीठ है तद्भव। तो हम लोगों का इसका आर्ट्स जो है, आर्ट्स का बनेगा अनार्स। ठीक है। और मुख का ये पीठ है यहाँ पे, ये बनेगा नहीं, ये है तद्भव, तो ये भी नहीं होगा। आर्ट्स ये गलत है, तो यहाँ पे बचा डी, अनार्स और पृष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमको समझते चलिएगा और नोट भी करते रहिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कन्फर्म का सही अर्थ विकल्प है। कन्फर्म का क्या होता है, संपुष्टि नहीं, इसका होता है पुष्टि। और एक होता है फीडबैक। फीडबैक ये क्या होता है, प्रतिपुष्टि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्पण का विलोम शब्द है। अर्पण मतलब कहते हैं ये फूल मैंने अर्पण कर दिए, मतलब अर्पण का मतलब वो देना। और देना का उल्टा क्या होगा, लेना। तो जो अर्पण का है देना, और लेना का है क्या होगा, ग्रहण करना। तो अपना ये सही हो जाएगा। समर्पण मतलब समर्पित करना, ये उसका बेकार है, ये होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, आप पहले एक चीज देख लीजिए। दो चीज होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय।
उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। अब देखिए हम आपको बताएं, प्रत्यय का एक दो विकल्प बता देते हैं आपको, जैसे विद्या प्लस आलय, ये हो गया विद्यालय। तो यहाँ पे आलय प्रत्यय है। दूसरा एक आपको बता दें, अपना, यहाँ पे हो गया पन, ये प्रत्यय तो शब्द बनेगा अपना पन। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग की मैंने कहानी बता दी। अब इसको मिटा के हम आपको क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं, समझाते हैं। देखिए ये कैसे बना है, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ये बना इसमें उपसर्ग है सा प्लस वर्ण, इसमें है सम प्लस मोहन, और इसमें है सम प्लस ताप, और इसमें है सम प्लस बात। अब आप ही बता दीजिए, असंगत इसमें पूछ रहा है। देखिए इसमें तीनों में सम आ रहा है, इसमें भी सम आ रहा है, इसमें आ रहा है सम, इसमें खाली सा आ रहा है, तो यानी कि यही असंगत है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्द भेद क्या क्या है? 4 3 3 4 2 4 4 2। अब देखिए हम लोग आपको बताते हैं, पहले स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब चाहे आप इतिहास कह लो, चलिए नई पर ले लेते हैं, चाहे वो आप इतिहास कह लो, चाहे स्रोत कह लो। स्रोत के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। टोटल कितने हो गए? ये 4। तो स्रोत या इतिहास के हिसाब से 4 होते हैं, प्लस अब हम लोग किसके आधार पर करते हैं? रचना या गठन के आधार पर। गठन के आधार पर देखिए इसको हम लोग रचना भी बोलते हैं, रचना पूछ ले या निर्माण पूछ ले, निर्माण पूछ ले या गठन पूछ ले, इसके आधार पर कितने होते हैं? 3। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। अच्छा तो ये कितने हो गए? 3। तो रूढ़ क्या होता है? जैसे कल है, आज है, जिनको अलग अलग कर दें, जैसे कल को अलग हम कर दें का और प्लस ला, इसमें कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो ये योग रूढ़ होते हैं। योग नहीं रूढ़ होते हैं। योग रूढ़ क्या होता है? जैसे हम आपको पंकज बता दें, पीताम्बर बता दें। अच्छा पंकज क्या होता है? नाम है पंकज, अर्थात जो पंकज को कहते हैं जो जल में खिले, यानी कि कमल। और पीताम्बर मतलब पीत है अम्बर जिसका, यानी कि विष्णु जी, मतलब किसी तीसरे का भाव देते हैं, कोई विशेष अर्थ देते हैं, तो वो योग रूढ़ होते हैं।
यौगिक जैसे विद्यालय, विद्यालय को कैसे बनाते हैं हम लोग, विद्या प्लस आलय, तो विद्या अलग हो गया, आलय अलग हो गया, तो यानी का दोनों का सार्थक अलग अलग करने पे सार्थक अर्थ निकल के आता है, तो ये यौगिक होते हैं। तो आपको रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक के हमने अर्थ भी बता दिया, और टोटल रचना निर्माण की दृष्टि से 3 होते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आंसर पे आप लोग बता दीजिए। ये 4 है, वो 3 है, तो इसमें आंसर क्या है, 4 और 3, बाकी सब गलत है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बताइएगा, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। धन्यवाद।